हमारा नाम तीनों फौजों में दर्ज होगा। अब जो है अपने खिलाफत के जुनून में हमें अपने साथ मिलाना चाहेगा, और करण जो है वो के खौफ से हमें अपने साथ मिलाना चाहेगा, और बाकी रहा ऋषभ, वो तो जज्बाती लड़का है, उसके जज्बात को बोतल में उतारना हम अभी से शुरू कर देंगे। शुक्र कर सेबानी जी का, क्यों हमसे कसम उठवा लिए हैं कि हम तो का जान से ना मारे, वरना हम तो रखा पड़िया यार सुराख कर देता। त्यागी, छोड़िए माजी, सर्कस कर रहा है ये। मारने वाला कभी इतनी बकवास करता है? मल्होत्रा खानदान की सांस की नली में दर्द भर दूंगा, खासकर इस रंजना देवी और करण की। What? मारा लगा है। हेलो करण, हेलो। क्या हुआ? I don't believe. सारा माँ को वो ये क्या रंजना देवी को क्या हुआ? क्या हुआ? ऋषभ? रंजना देवी को एक माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है, शायद इसलिए कि उसने मुझे बेघर किया और ऋषभ ने मुझे पनाह दी। यानी ये ऋषभ मल्होत्रा हमारी लड़ाई में हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहन उठो ना, देखो तो सुबह रोशन होने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुशियों की फौज जो कल रात पर से गुजरी, गुबार अब भी उड़ रहा है और हर खुशी के पांव के निशान अब भी मौजूद हैं। ए बहन उठो ना। ओहो बहन उठो ना, वरना सारे लोग मुझ पे इल्जाम लगाएंगे कि मैंने तुम्हें निकम्मा बना दिया है। डार्लिंग, इतनी खूबसूरत और बढ़िया सुहाग रात मनाने के बाद आदमी को पूरा अधिकार होना चाहिए कि पूरे एक हफ्ते तक वो निकम्मा बना रहे। जानती हो, ये सूरज देवता को इतनी जल्दी क्या थी सुबह करने की? वो क्या है कि जब चांद ने हमारी रात के मोहब्बत की दास्तान सूर्य देवता को सुनाई तो उन्हें भी निकलने की जल्दी मच गई थी। नो प्रॉब्लम, सुहाग रात फिर मना लेते हैं, प्यार दोबारा कर लेते हैं। नहीं, अब तो तुम्हें ये प्यार अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक करना है। जिस तरह तुमने कल रात मेरी मांग आसमान के सारे सितारों से भर दी थी ना, उसी तरह जिंदगी भर तुम्हें मेरी मांग खुशियों से सजाए रखना पड़ेगा। मोहब्बत का इतना बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट, मामला सीरियस है। लेकिन डार्लिंग, सबसे पहले तुम किचन में जाओ और गरम गरम चाय बना कर लाओ। चाय हाजिर है जनाब। कहाँ? उधर। हाँ, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? अगर तुम मुझे बेट्टी वाली अयाशी सारी जिंदगी कराती रहो तो। चलिए मंजूर है। डार्लिंग, अगर नहीं भी मंजूर होता ना तो भी मुझे सब मंजूर है। मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही तंग कर रहा था। देखो कौन है, मेरा पूछे तो कह देना सोया हुआ है। हाँ। हेलो। हेलो आंटी, जगाया तो नहीं ना? हाँ रितु, नहीं जगाया नहीं। वो क्या है कि कल रात तुम लोगों ने इतनी ढेर सारी खुशियां दे दी थी कि उन्हें बटोरते बटोरते ही सुबह हो गई। एंड थैंक यू वेरी मच। और हाँ, तुम्हारा वो प्यारा सा कार्ड भी मिला हमें। पता नहीं क्या क्या लिख दिया था आंटी। आंटी? अच्छा ठीक है भाई, जुबान तुम्हारी भले ही जो कह ले, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल की जुबान मुझे किसी और रिश्ते से कबूल कर चुकी है ना? रितु, यही लिखा था ना तुमने कार्ड में? मैंने सच लिखा था। मुझे पूरा यकीन है एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छा आंटी, पापा क्या कर रहे हैं? पापा? तुम खुद ही पूछ लो ना, वो शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग डार्लिंग बेटे। पापा,
पापा ये आप सुबह सुबह कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं? बिटिया, पहले तुम शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि सुहाग रात के बाद सुनील कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। सुनील को मेरा ढेर सारा प्यार देना, उससे कहना कि उसका लीगल नोटिस हम दोनों ने पढ़ा है। पता नहीं वो भी क्या उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। एनीवे, आप आज आ रहे हैं ना? कहाँ बेटे? पापा आज मम्मी और नीतू के इंटीरियर डिजाइनर फर्म का इनॉग्रेशन है। बेटा एक बात सच सच बताओ, क्या मेरा वहां आना ठीक रहेगा? पापा आप नहीं आए तो बहुत बुरा करेंगे, खासकर नीतू के साथ। अच्छा, तो मैं अकेला ही आ जाऊंगा। नहीं, आप दोनों को साथ आना चाहिए। पापा मुझ पर विश्वास कीजिए, ये खुशियाँ जो हमारे आसपास नजर आ रही है वो हमारी तरफ हमारे लिए ही आई है। इन्हें छूते वक्त हमारे हाथ डर से कांपने नहीं चाहिए। लेकिन बेटे, मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों साथ आए, शीला आंटी और मैं, तो कहीं मम्मी को बुरा ना लगे। पापा, मम्मी को खुशी होगी, सिर्फ खुशी। यकीन मानिए, उन्होंने भी डर से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। पापा आप दोनों को जरूर आना है, हम इंतजार करेंगे। ओके, बाय। ओके डार्लिंग, बाय, सी यू। जरूर आएंगे। जल्दी तैयार हो जाओ। ऋषभ, मैंने तुमसे बात करनी है। नहीं माँ, वो डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है माँ, प्लीज। बस जरा सी बात करनी बेटा। देखो माँ, तुम मुझसे जो कुछ भी कहना चाहती हो ना, कल कहना। हाँ, आज थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह सुबह मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा और फिर हम अकेले में बैठ के बातें करेंगे। हाँ माँ? नहीं, मैंने जो कुछ भी कहना है अभी कहना है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ माँ। कहाँ जा रहे बेटा? वो दवाइयों का इंतजाम करना है, तो मैं I'll just come. बोलो माँ, बोलो। ऋषभ, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मुझे खुद लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम ये रिश्ता ही तोड़ दें। इससे मेरी गुजारिश समझो। नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे कहने और जाने से माँ बेटे का रिश्ता तो नहीं टूट जाएगा ना? मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। देखो बा, मेरी तमाम पिछली नाराजगियां, तमाम नफरत के बावजूद मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मां। तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे अलावा मेरी दुनिया में और कोई नहीं है मां, कोई नहीं है। अब तेरे साथ स्वेतलाना जो है। मां, उस जरा सी बात को तुमने दिल से इतना लगा लिया कि अपने ही दिल को जख्म पहुंचा लिया। तू जानता था स्वेतलाना का साथ दे के तू मुझे कितना दुख देता। वो सब करके मैं तुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो सिर्फ डैडी की आत्मा को सुकून पहुंचाना चाहता था। मां, स्वेतलाना के वो दो छोटे छोटे बच्चे जो है ना मां, नेहा और निहाल, उनके डैडी का भी वही नाम था जो मेरे डैडी का था, केशव मल्होत्रा।
तो मां, उस रिश्ते से वो मेरे भाई बहन हुए ना मां। और इस सब में उन बेचारों का क्या कसूर? कैसे मैं उन्हें सड़क पर आ जाने देता? मैं तुझे कैसे समझाऊं मां? मैंने जो कुछ भी किया है वो उन बच्चों के लिए, सतलाना के लिए कुछ नहीं किया मां। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं अभी इसी वक्त जाकर और घर से बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुमसे बड़ा ना कोई था, ना ही कोई हो सकता है मां, ना ही कोई हो सकता है। मैं तेरी जज्बात की कदर करती हूँ बेटा। तूने नेहा और निहाल के लिए बहुत अच्छा किया है। आखिर वो तेरी जिम्मेदारी है ना, तेरा फर्ज है। लेकिन ये कैसे सच हो सकता है? क्यों मां? जैसे नेहा और निहाल तेरे सुतेले भाई बहन है, उसी तरह करण भी तो तेरा सुतेला भाई है। अगर नेहा और निहाल की तरफ तेरी कोई जिम्मेदारी है, कोई फर्ज है, तो फिर करण के साथ इतना रूखा बर्ताव क्यों बेटा? एक ही रिश्ते में दो जज्बात क्यों? माँ, तुम यहाँ ठीक हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं बेटे, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। तूने कुछ काम करने की सोची? कुछ सोचना शुरू किया है। यही बात अगर पहले सोच ली होती तो शायद आज के लिए तू तैयार होती। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था माँ, कि तुमने पहले भी कितनी बार मुझे कुछ काम शुरू करने की सलाह दी थी। अब उस गिनती को आज बैठकर गिनने से क्या फायदा? कुछ हासिल होगा? कम से कम ये एहसास तो होगा कि कभी कभार बड़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि एहसास मुझ में जागा नहीं है? मैंने दर्द सहा, आंसू बहाए, ठोकर खाई, उस दौरान सारे एहसास जाग गए। और तुमने क्या क्या कितनी बार कहा, सब कुछ याद आ गया। लेकिन जब उन पुरानी बातों को ऐसे हालात में दोहराया जाता है, जब जख्म ताजा है, तब वो कानों में ताने की तरह चुभती हैं। ऋषभ, मत देखो मेरी तरफ, लेकिन 2 मिनट मेरी बात सुन लो। 2 मिनट के लिए तुम्हें बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा करण। तुमसे बात करने में मेरी जुबान को उतनी ही तकलीफ होगी, लेकिन मुझे बात कहनी होगी और तुम्हें सुननी होगी। क्यों? माँ की सेहत के खातिर। बोलो करण, क्या बोलना चाहते हो? जब तक माँ अस्पताल में है, मैं ये चाहूंगा कि जितना हो सके उतना कम तुम यहां पे आया करो। क्या? करण, सोचा तो ये था कि जब तक मां अस्पताल में है मैं हर दूसरे दिन उनसे मिलने आया करूंगा, लेकिन तुम्हारी ये बात सुनने के बाद मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं रोज उनसे मिलने आया करूंगा, और कोशिश तो ये रहेगी कि दिन में 2 बार आऊं। बेकार की अकड़ में तुम मां की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये महज तुम्हारे दिल का फितूर है। वो औरत जो उस बिस्तर पर बीमार पड़ी है, वो औरत जिसका नाम रंजना देवी है, वो औरत मेरी मां है। जो तुम्हारी वजह से आज अस्पताल में है, इस वक्त उन्हें किसी भी तरह का टेंशन नहीं मिलना चाहिए, और तुम्हारा यहाँ आना उन्हें जहर पिलाने से कम नहीं है। मेरे खिलाफ ये जहर तुमने उनके दिमाग में घोला है करण। उनकी जिंदगी का असली नासूर तो तुम हो, मैं नहीं। और मेरे ऊपर तुम ये जहर का लेबल लगा रहे। मैं उनके लिए क्या हूं तुम जाके मां से पूछ सकते हो।
करण, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। पिछले 6 महीने से तुम उनकी जिंदगी में शामिल हुए हो। पहले वो बीमार हुई और अब अस्पताल। अब इसकी वजह तुम नहीं हो तो और कौन है? और इन चंद महीनों में जो बदतमीजियां तुमने उनके साथ की है, जो बदसलूकियां उनके साथ की है, वही तो उनके दिल में जमा हुआ है और नतीजा तुम्हारे सामने है। करण, वो मां 20 साल से अपने इस बेटे के साथ रह रही है, तभी तो ऐसा कुछ नहीं हो। ना वो कभी बीमार हुई, ना ही अस्पताल की नौबत आई। और तुम जो चंद महीने पहले उनकी जिंदगी में शामिल हो, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो। ये दावे कितने खोखले हैं ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। मेरे हर दावे का वजन मां अच्छी तरह से जानती है। और मां ये भी जानती है कि मैंने उनके लिए क्या किया है। जब वो 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहती थी, तब उनके पास कौन था? जब दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा था, तब उनके साथ कौन था? मैं या तुम? मैं उनके साथ था, तुमने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। इसीलिए उनकी जिंदगी में झंडे गाड़ने की कोशिश मत करो करण, समझे? दुखों का पहाड़, और उन दुखों की वजह कौन था? तुम्हारा बाप केशव मल्होत्रा। सिवाय दुखों के तुम्हारे बाप ने मेरी मां को दिया क्या है? मेरी मां को जो कुछ भी दिया है, तुम्हारे बाप ने दिया है। एक नाजायज औलाद का कलंक, और उसके एवज में सिर्फ 10 लाख रुपए जुर्माना। आखिर तुम दोनों को हो क्या जाता है? स्टॉप इट विल यू? बेटे, मैं तेरी मां हूं। मैंने भी तेरे साथ बहुत दर्द सहे हैं। बात को दोहराने का मतलब सिर्फ यही था कि तू कुछ काम शुरू कर, बिजनेस शुरू कर। हाँ, कुछ बिजनेस जरूर शुरू करना चाहती हूँ। 1-2 दिन में फैसला ले लूंगी। तू तो जानती है, इधर रंजना देवी और करण के खिलाफ तलवार निकाले खड़ा है। ये लड़ाई हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे? क्या जिंदगी को हम लोग कभी भी जिंदगी की तरह नहीं जिएंगे? मम्मी, मुझे की लड़ाई बेमतलब नहीं लगती, क्योंकि जब तक वो लोग हैं, हम लोग जिंदगी को जिंदगी की तरह नहीं जी पाएंगे। देखो बेटे, दुश्मन का सर कलम करने से बड़ा काम होता है उसे माफ कर देना। मुझे पूरा यकीन है आज रंजना देवी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी पड़ी जरूर अपने गुनाहों को याद कर रही होंगी। जब जिंदगी और मौत का फासला कम हो जाता है तो इंसान की रंजिश कम हो जाती है बेटे। तुम्हारा बड़प्पन इसी में है कि तुम जाकर उनसे मिलो। हो सकता है तुम्हारी सुलह और तुम्हारी दोस्ती लेनिन के गुस्से को भी ठंडा कर दे। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं जाकर उनसे मिल लूंगी। शान